मूवी की स्टार्टिंग में 6 लोगों की एक टीम को दिखाते हैं जो कि शार्क रिसर्चर्स होते हैं। इस टीम को सोफिया नाम की एक लेडी लीड करती है। ये टीम एक्सटिंक्ट हो रहे एनिमल्स को सिक्योर करने का काम करती है। ये सभी ओशन में एक शार्क को ट्रैक करते हुए आए हैं जिसका नाम इन्हीं लोगों ने लिलिथ रखा हुआ था। लिलिथ भी एक्सटिंक्ट हो रही शार्क में से एक थी जिसको ट्रैक करने के लिए इन लोगों ने उस पर ट्रैकर लगाया था और अब ये उसका रूटीन चेकअप करने आए थे। जैसे ही इन्हें रडार पर लिलिथ की मूवमेंट शो होती है, इस टीम के 4 लोग ओशन में डाइव करते हैं जिनमें सोफिया का हस्बैंड भी होता है। जैसे ही लिलिथ इनके सामने आती है, ये लोग उसे देखकर हैरान हो जाते हैं क्योंकि 2 महीने पहले जब उसको एग्जामाइन किया गया था तब से अब तक उसका साइज 3 गुना बढ़ गया था जो कि बिल्कुल नॉर्मल नहीं था। सोफिया उन चारों से कनेक्टेड होती है और कैमरा की हेल्प से सभी चीजें अपनी स्क्रीन पर देख रही होती है। वो अपने हस्बैंड को लिलिथ का सैंपल कलेक्ट करने के लिए बोलती है जिससे वो उसके फास्ट इम्प्रूवमेंट को एग्जामाइन कर सके। उसका हस्बैंड सैंपल कलेक्ट करने के लिए जैसे ही लिलिथ को स्टैप करता है वो एग्रेसिव हो जाती है और कुछ ही सेकेंड्स में उन चारों लोगों के टुकड़े कर देती है। सोफिया ये सब देखकर ओशन में जंप कर देती है। लिलिथ उसके सामने आती है और उस पर हमला कर देती है। सोफिया के पास अपने बचाव के लिए एक हथियार होता है जिससे वो उस पर हमला करती है, लेकिन हथियार लिलिथ की फिन में फंस जाता है और वो सोफिया को खींचते हुए ओशन के अंदर ले जाने लगती है। किसी तरह से सोफिया बच जाती है और वापस बाहर आ जाती है। यहाँ से सीन शिफ्ट होता है 3 साल आगे पेरिस में, जहाँ सोफिया को दिखाते हैं जो अब रिसर्च छोड़कर बच्चों की एक्वेरियम गाइड बन चुकी है। वहाँ उससे मिलने मीका नाम की एक लड़की आती है। वो सोफिया को अपने वर्क प्लेस पर लेकर जाती है। मीका एक मेराइन एक्टिविस्ट होती है जो सेवियर ऑफ सी नाम से एक ऑर्गेनाइजेशन रन करती है और वो बहुत टाइम से सोफिया और उसके रिसर्च को फॉलो कर रही होती है। मीका सोफिया को लिलिथ के बारे में बताती है। वो कहती है कि वो अपनी टीम के साथ लिलिथ को काफी टाइम से ट्रैक करने की कोशिश कर रही थी और फाइनली वो इसमें सक्सेस हुई। वो बताती है कि उन्होंने लिलिथ को सेन रिवर में ट्रैक किया है, जिस पर सोफिया को यकीन नहीं होता और वो कहती है कि शार्क्स क्लाइमेट चेंज की वजह से माइग्रेट करती है, लेकिन पैसिफिक ओशन से पेरिस आना काफी मुश्किल है और यहाँ आने के बाद एक शार्क के लिए फ्रेश वाटर में सरवाइव करना उससे भी ज्यादा मुश्किल है। मीका बताती है कि कुछ दिनों पहले एक कार एक्सीडेंट हुआ और कार सेन रिवर में जाकर गिरी। पुलिस इन्वेस्टिगेशन में उन्हें सिर्फ कार मिली, लेकिन ड्राइवर का कोई निशान नहीं मिला। हो सकता है उस ड्राइवर को लिलिथ ने मार दिया हो। सोफिया इन सभी बातों को सुनकर घबरा जाती है और वहां से जाने लगती है। मीका उसे कहती है कि वो आज रात उसी एक्सीडेंट स्पॉट पर डाइव करने जा रही है। अगर वो उन्हें ज्वाइन करना चाहती है तो आ सकती है। इसके बाद रिवर के किनारे 2 लड़कों को दिखाते हैं जिन्हें रिवर में से मिसाइल जैसी एक चीज मिलती है और वो तुरंत पुलिस को इन्फॉर्म करते हैं। ऑफिसर सबको बताते हैं कि वर्ल्ड वॉर 2 के टाइम के मिसाइल शेल्स अभी भी रिवर में मौजूद हैं, लेकिन इसमें घबराने की कोई बात नहीं है। इसके बाद दिखाते हैं मीका और उसकी फ्रेंड को जो उसी एक्सीडेंट स्पॉट पर डाइव करती है। मीका देखती है कि उस कार पर शार्क के दांतों के निशान हैं। वो और कुछ एग्जामाइन कर पाती उससे पहले ही पुलिस वहां आ जाती है और मीका को रिवर से बाहर निकाल लेती है। दूसरी तरफ सोफिया को मीका की बहुत टेंशन हो रही होती है और वो उसे ढूंढते हुए वहीं पहुंच जाती है और देखती है कि मीका पुलिस के साथ है। मीका की फ्रेंड पुलिस को देखकर वहां से बचकर निकल जाती है क्योंकि उनका यही प्लान होता है। पुलिस मीका से पूछती है कि तुम इस टाइम क्यों डाइव कर रही थी, जिस पर मीका उन्हें सब सच बताती है कि रिवर में एक शार्क है और वो उसे ही ढूंढने गई थी। पुलिस को मीका की बात पर बिलीव नहीं होता। तभी सोफिया वहां आ जाती है और मीका की बात से एग्री करती है। तब भी पुलिस उन पर बिलीव नहीं करती। अचानक पुलिस को रिवर से एक डेड बॉडी मिलने की न्यूज आती है। वो मीका और सोफिया को साथ लेकर जाते हैं। वो लोग डेड बॉडी की हालत देखकर हैरान हो जाते हैं क्योंकि उस बॉडी का आधा हिस्सा गायब था, जो कि कोई जानवर ही कर सकता है। अब पुलिस को उन दोनों की बात पर थोड़ा बिलीव होने लगता है और ऑफिसर आदिल अपनी टीम के साथ रिवर में शार्क सर्च डाइव करने निकल जाता है, जिसमें सोफिया उनकी हेल्प करती है। लेकिन मीका को लगता है कि वो लोग लिलिथ को ढूंढकर उसे मार देंगे। दूसरी तरफ सोफिया के ट्रैकर की हेल्प से आदिल की टीम लिलिथ तक पहुंच जाती है, लेकिन तभी अचानक से ट्रैकर डिस्कनेक्ट हो जाता है, जिसकी वजह से आदिल की टीम को लिलिथ की डायरेक्शन का पता नहीं चल पाता और वो बहुत मुश्किल से अपनी जान बचाकर रिवर से बाहर निकल पाते हैं। मीका अपनी फ्रेंड की हेल्प से सोफिया के ट्रैकर को हैक करके उसे डिस्कनेक्ट कर देती है। अब पुलिस को भी बिलीव हो गया है कि सेन रिवर में सच में शार्क है। वो सभी मेयर के पास जाकर उन्हें सब बताते हैं।
मेयर उन्हें कहती है कि किसी भी हाल में उस शार्क को रिवर से निकालना होगा, क्योंकि कुछ ही दिनों में सेन रिवर में एक बहुत बड़ा स्विमिंग इवेंट होने वाला है जिसे हम किसी भी कीमत पर कैंसिल नहीं कर सकते। दूसरी तरफ मीका को दिखाया जाता है जो लिलिथ को सेव करने के लिए एक वीडियो शूट करके सभी एक्टिविस्ट को भेज देती है, जिसमें वो सभी को पेरिस के कैटाकॉम्ब में आने को कहती है, जहां वो सोनर टेक्निक से लिलिथ को सिग्नल्स देकर बुलाएगी और उसे सेफली ओशन तक ले जाएगी। मीका के इस प्लान के बारे में उसकी फ्रेंड सोफिया को इन्फॉर्म करती है, क्योंकि वो जानती है कि ये बहुत रिस्की है और इसमें मीका की जान भी जा सकती है। सोफिया और आदिल की टीम भी कैटाकॉम्ब्स में पहुंच जाते हैं, जहां वो देखते हैं कि काफी लोग वहां पर मौजूद हैं। पुलिस सबको वार्न करती है और वहां से बाहर निकलने के लिए कहती है, लेकिन मीका पानी में कूद जाती है और सोनर की हेल्प से शार्क को बुलाने के लिए रेडिएशंस भेजती है और तभी वहां लिलिथ और एक बेबी शार्क आ जाती है। मीका बेबी शार्क को टच करने लगती है, जिस पर सोफिया उसे ऐसा करने से मना करती है। मीका कहती है कि वो शार्क उसे कुछ नहीं करेगी, लेकिन तभी लिलिथ मीका पर हमला कर देती है और उसे खा जाती है। ये देखकर कैटाकॉम्ब में भगदड़ मच जाती है। आधे लोग पानी में गिर जाते हैं और लिलिथ उन्हें मार देती है। लिलिथ इतनी एग्रेसिव हो जाती है कि वो अपने बेबी को ही मार देती है। वहां मौजूद लोगों को बचाने के लिए कुछ ऑफिसर्स भी मारे जाते हैं। लिलिथ को रोकने के लिए पुलिस उस पर फायरिंग करती है और लिलिथ वहां से चली जाती है। पुलिस कैटाकॉम्ब से उस बेबी शार्क को भी ले जाती है। सोफिया उसको एग्जामिन करती है तो उसे पता चलता है कि वो 2 मंथ्स की है और हैरानी की बात ये है कि वो प्रेग्नेंट भी है। सोफिया कहती है कि ये पैथोजेनेसिस प्रोसेस के जरिए बच्चे पैदा कर रही है, जिसमें मेल शार्क की जरूरत नहीं होती। इस तरीके से इन शार्क्स की पॉपुलेशन बहुत बढ़ जाएगी, जो बिल्कुल अच्छी बात नहीं है। हमें इन्हें रोकना होगा और इसके लिए हमें लिलिथ और उसके बच्चों को मारना होगा। आदिल और उसकी टीम कैटाकॉम्ब में बॉम्ब प्लांट करने का प्लान करती है, क्योंकि वहीं लिलिथ का नेस्ट था। अब अगले दिन सेन रिवर में स्विमिंग इवेंट था और उसमें बहुत लोगों ने पार्टिसिपेट किया था। मेयर इस बात को जानती थी कि रिवर में शार्क के आने का खतरा अभी टला नहीं है, फिर भी उसने इस इवेंट को कैंसिल नहीं किया। मेयर ने स्पेशल आर्म फोर्स को रिवर की निगरानी के लिए बुलाया, जिन्होंने सेन रिवर को एक नेट से कवर किया ताकि कोई शार्क आए भी तो वो स्विमर्स तक ना पहुँच पाए। दूसरी तरफ आदिल अपनी टीम और सोफिया के साथ कैटाकॉम्ब के नीचे बॉम्ब प्लांट करने जाता है। वो देखता है कि वहाँ ढेरों बेबी शार्क्स हैं, लेकिन लिलिथ वहाँ नहीं है। वो लोग अलग अलग पॉइंट्स पर बॉम्ब प्लांट कर देते हैं। तभी एक शार्क आदिल पर अटैक कर देती है। आदिल बच जाता है, लेकिन उसके 2 टीममेट्स मारे जाते हैं। आदिल और सोफिया वहाँ से बाहर निकलते हुए बॉम्ब ब्लास्ट कर देते हैं, जिसमें आदिल खुद भी इंजर्ड हो जाता है। सोफिया उसे खींचकर ऊपर लाती है और उसकी बाकी टीम जो बोट पर उनका वेट कर रही थी, आदिल को सेफली बोट पर ले लेते हैं। लेकिन सोफिया बोट पर आने की बजाय वापस डाइव करती है और कैटाकॉम्ब की तरफ जाती है, जहां वो देखती है कि अब लिलिथ आ गई है और वो काफी एग्रेसिव है, क्योंकि उसके बच्चों को मार दिया गया है। अब लिलिथ सीधे उस नेट को तोड़कर स्विमिंग इवेंट में पहुंच जाती है, जहां ढेरों लोग रिवर में स्विम कर रहे थे। लिलिथ उन पर अटैक करना शुरू करती है और वो उन स्विमर्स के टुकड़े टुकड़े कर देती है। रिवर में शार्क को देखकर सभी लोग बहुत डर जाते हैं और किनारे की तरफ आने लगते हैं। जिस स्पेशल फोर्स को मेयर ने ड्यूटी पर लगाया था, वो लिलिथ पर स्नाइपर से शूट करने लगते हैं। स्नाइपर से निकली गोलियां लिलिथ को मिस करके सीधा जाकर रिवर के बॉटम में पड़ी मिसाइल्स पर जाकर लगती है, जो मूवी की स्टार्टिंग में हमने देखी थी। उन मिसाइल्स की वजह से रिवर में ब्लास्ट होता है और एक के बाद एक कई और ब्लास्ट होते हैं, जिसकी वजह से रिवर में बाढ़ आ जाती है और कुछ ही मिनट्स में पूरा पेरिस डूब जाता है। अगले सीन में सोफिया और आदिल को दिखाते हैं, जिनके चारों तरफ पानी है और वो किसी बिल्डिंग की छत पर है। आदिल काफी इंजर्ड होता है और वो सोफिया से पूछता है कि क्या सब शार्क्स मर गई हैं। सोफिया उसे बिना कोई जवाब दिए अपने चारों ओर देखती है, जहां उसे दूर दूर तक शार्क्स के अलावा कुछ नहीं दिखता। और इसी के साथ मूवी एंड हो जाती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।